सर अजीत पवार, डाउट सबको ये है चुनाव के बाद कमी पेशी पड़ी तो कहीं उधर ही ना चले जाएं। देखिए, अजीत पवार के बारे में डाउट मत कीजिए। वो अब उनके बारे में नहीं अब उन पर पूरा उनके इधर उधर भागने पर पूरा भरोसा कीजिए। डाउट मत कीजिए। एक व्यक्ति जो इतना भ्रष्ट है, जिसको कहते हैं भ्रष्ट है, एक आदमी जो करप्शन में डूबा हुआ आदमी, जिस पर इतने बड़े इल्जाम लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी लॉस हुई महाराष्ट्र में, वो शिवसेना के टूटने से नहीं हुई। शिवसेना के टूटने से हिंदुओं के एक बड़े वर्ग में एक राहत खुशी थी कि जो शिवसेना का जो वैचारिक पतन हुआ था, जो अस्खलन हुआ था वैचारिक, वो जो कम से कम उसको लगा कि बड़ा ये अच्छा हुआ इस आदमी के साथ कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपने बाप की विरासत को पताल में फेंक दिया, अरब सागर में कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और अपनी गद्दी के लिए। वो उन सारे हिंदुओं को भी लज्जा आ रही थी। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा की बलि दी थी, उससे हिंदुओं को लज्जा आ रही थी। लेकिन जब अजित पवार जैसे लोगों को, भ्रष्टाचारी जैसे लोगों को आप लाते हैं, तो वह आपके लिए, आपकी विचारधारा को भी वो गर्त में ले जाता है, आप पर संदेह होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो ऐसे व्यक्ति को, चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मजबूरी हो, आंकड़ों की मजबूरी में ये बात सही है कि उनको लगा था कि यदि हम अजित पवार को नहीं लाते हैं तो महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में हमें शायद घाटा हो। और राजनीति तो आकलन का है, कोई जानता तो है नहीं कि हम पूरा का पूरा सारी की सारी सीटें जीत जाते हैं। तो एक खेल, एक प्रयोग करके देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इस प्रयोग के बाद इस व्यक्ति को सिरे से खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन शायद फिर संभवतः यही लगा होगा कि सामाजिक समीकरणों के कारण जो है संभवतः कुछ सीटों का लाभ हो जाए, इस कारण से वो आया। लेकिन इस व्यक्ति पर भरोसा करने के लायक कोई सर देखिए, अजित पवार किसकी पार्टी लेकर आए थे? अजित पवार तो शरद पवार की पार्टी लेकर आए। तो शरद पवार के वोटर भी तो उनको चाहिए अपनी पार्टी चलाने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर उनके पास जाएगा? क्या एकनाथ शिंदे का वोटर उनके पास जाएगा? अजित पवार का जो आधार है वो शरद पवार का आधार रहा है, उनका वोट बैंक रहा है। पार्टी तो ले ली, अब शरद पवार का वोट चाहिए। तो शरद पवार का वोट तभी मिलेगा जब वो ये कहेंगे कि जो बटेंगे तो कटेंगे, इस पे हम भरोसा नहीं ऐसे कैसे मिल जाएगा सर उनके साथ? सर आप बोल कुछ भी रहो, आप बोलो कुछ भी हो उनके साथ। उनको तो वो वोट मिलना ही नहीं ना, बटेंगे तो कटेंगे। क्या जो वोटर है वो तो अजित पवार को मिलना नहीं है। तो कटेंगे नहीं, मैं कह रहा हूं शरद पवार का वोटर भी क्यों जाएगा? लेकिन उनकी वोट की तो राजनीति कर रहे हैं ना, तभी वो जीतेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट तो मिलना नहीं है, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर का विरोध नहीं करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है बटेंगे तो कटेंगे विरोध नहीं करेंगे, तभी शरद पवार का वोटर कहेगा कि भाई शरद पवार के उत्तराधिकारी तो अजित पवार है, विचारधारा के रूप में भी है, परिवार के रूप में भी है। अगर अजित पवार विचारधारा बदल देंगे तो वो वोटर तो शरद पवार के साथ बना रहेगा। तो अजित पवार की राजनीतिक मजबूरी है। विचारधारा भी अपनी चाहिए, सरकार भी उनके साथ बनानी है। अदरवाइज अजित पवार तो मान लेंगे कि भाई ना मैं इधर करा ना उधर करा, तो अपने वोट को बचाने के लिए उनकी मजबूरी। और ये तय है कि चुनाव के बाद अजित पवार बहुत लंबे समय तक यहाँ नहीं रहने वाले हैं, वो अपना रास्ता नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। आप कुछ ऐड कर दे? जब आएंगे ना तब बहुत सारी चीजें बदलेंगी। आज उस पर करना अजित पवार साहब किधर रहेंगे उधर रहेंगे, यदि वहां कुछ नहीं मिलेगा तो वो यहीं रह जाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि जाना कोई इतना जरूरी नहीं है। नतीजे एक रणनीति भी हो सकती है, और एक रणनीति ये आप अपने वोट को एड्रेस करिए। हम अपने वोट को करते हैं क्योंकि इतने नासमझ नहीं है, इसलिए वो कर रहे हैं। जनता भी इतनी नासमझ थोड़ी है सर। ऐसे कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अजीत पवार ये कह करके कि ये योगी जी का नारा होगा, हमारा नहीं है, ये कह करके आप सोच रहे हैं कि मैंने मना लिया अपने वोटर को। एक बात समझ लो, जैसे गुलाम क्या नाम है, नवाब मलिक का मराठा स्वाभिमान की बात। हरियाणा के चुनाव में यही कुछ लोग तर्क देकर के किए थे कि शैलजा को इसीलिए थोड़ा विद्रोही स्वर में रखा गया ताकि जो दलितों का वोट हो, दलितों को लगे कि नहीं शैलजा की भी एक संभावना है। आपने देखा ना निष्कर्ष। दूसरी बात, 2024 के चुनाव में शरद पवार के वोट और अजित पवार के वोट का क्या हुआ, ये हम सबके सामने पता है। बिल्कुल कि वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। शरद पवार के साथ रहे। हाँ, वो शरद पवार के साथ रहे, अजित पवार के साथ वहां का मतदाता नहीं गया। और इस चुनाव में भी मुझे नहीं लगता है कि अजित पवार को कोई बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। जो भी, और ये मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास नहीं है। लेकिन अभी चूंकि उनका वो गठबंधन
मजबूत होता हुआ नहीं दिखाई दे। परसेप्शन की लड़ाई बहुत बड़ी होती है। परसेप्शन की लड़ाई में वो कमजोर हो जाते हैं। परसेप्शन की लड़ाई में वो कमजोर रहे, इसलिए मुझे लगता है कि इतनी सीटों पर भी वो समझौता करके उनको अपने साथ में रखा हुआ है। बाकी यदि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट यदि दोनों को ले लेते हैं और इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत बीजेपी और शिंदे जी भी यही चाह रहे होंगे कि हमें इनकी जरूरत ना पड़े चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एकनाथ शिंदे भी जानते हैं और बीजेपी भी जानती है कि अजित पवार के साथ बहुत लंबे समय की राजनीति नहीं की जा सकती। शरद पवार की पार्टी को तोड़ना था, लेकर आ गए, अब वो लाइबिलिटी बन चुके हैं। और देवेंद्र फडणवीस तो कह चुके हैं कि अजित पवार का वोटर हमारे पास शिफ्ट नहीं हुआ है। अजित पवार को जिस उम्मीद से हम लाए थे, वो हमारी उम्मीद लोकसभा में धराशायी हुई है। तो अजित पवार भी जानते हैं कि मैं इनके ऊपर बोझ हूं। अभी अजित पवार की मजबूरी है कि ठीक है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी की जांच उनके खिलाफ चल रही है, तो अभी वो बने रहेंगे। लेकिन चुनाव परिणामों के बाद जब सीटें आएंगी, अजित पवार कितनी सीटें जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे अगर इस स्थिति में आ जाता है कि दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं, तो अजित पवार के लिए बहुत ज्यादा स्पेस बचेगा नहीं। तो अजित पवार अब ये देख रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा का एक बार परिणाम आ जाए, उसके बाद में अपनी राजनीति तय करूंगा कि मुझे कहां जाना है। क्या मुझे वापस चाचा के पास जाना है, क्या मुझे कोई अपना अलग स्टैंड लेना है, कि मुझे वापस महायुति में बने रहना है। चुनाव परिणामों के बाद मुझे लग रहा है जो रिजल्ट आएगा 23 तारीख के बाद, उसके बाद नया असली जो गठबंधन होगा वो आकार लेगा। महाराष्ट्र की 10 सेकंड का एक इंटरवेंशन कर रहा हूं। पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस जब भी तीसरे चौथे पायदान पे खिसकी है, तो कभी भी दूसरे और पहले पायदान तक नहीं पहुंच पाई है। महाराष्ट्र एक इकलौता अपवाद के तौर पे हुआ है। तो इस पूरे तोड़ फोड़ में यदि कोई एक पार्टी है जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी हुई है। शिवसेना तो अपना बंटाधार कर चुकी है।